बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बेहतर चारा उत्पादन के लिए है ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम। बेहतर पशुपालन के लिए समय पर कराएं पशुओं का टीकाकरण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। अच्छा और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बेहतर पशुपालन एवं दूध उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हरा चारा उत्पादन और उसके लिए ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाती है। कार्यक्रम के तहत चारा बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया कराए जाते हैं। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य के गव्य विकास निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन और ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कार्य किए ही जा रहे हैं, साथ ही चारे के लिए भूमि का विकास भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत चारा उत्पादन के लिए उन्नत बीज भी मुहैया कराए जाते हैं। पशुपालकों को अपने पाले गए गाय, बकरी, मुर्गी या सूकर इत्यादि पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण से पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आपके पशुओं का संभावित रोगों से बचाव भी होता है। रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में खर्च भी ज़्यादा होता है, परेशानी भी होती है और रोग के ज़्यादा होने पर पशुओं की हानि भी होती है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और बेहतर और लाभकारी पशुपालन करें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में मिर्च के ये प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड के जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसी स्थिति में पशुओं को ठंड लगने की संभावना रहती। पशुपालक यदि अपने पशुओं के नाक से पानी बहना और सांस लेने में पेट और फूलना इत्यादि जैसे लक्षण देखे तो ये ठंड लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर चरने भेजें। पीने के लिए मवेशियों को गर्म पानी देना चाहिए। सुबह शाम पशुओं के आवास में हीटर या अलाव की व्यवस्था करें। साथ ही पशु विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत ही सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे सब्जी फसल की जैविक खेती से फायदे। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई पहले रासायनिक खाद के प्रयोग से खेती किया करते थे, परंतु आज के समय में हमारे किसान भाई जैविक खाद के प्रयोग से खेती कर रहे हैं। जैविक खाद के प्रयोग से पौधों की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। सब्जी फसल की जैविक खेती से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। जैविक खेती फसल की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उत्पादों जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग न करके जैविक पदार्थों जैसे जैविक खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद, जैविक कीटनाशक
और फसल चक्र इत्यादि के प्रयोग पर निर्भर रहते हैं। सब्जी फसलों की जैविक खेती से न केवल अच्छा उत्पादन होता है, बल्कि यह खेतों की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के साथ ही यह फसल आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। हमें यह देखने को मिल रहा है कि लोग दिन प्रतिदिन जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों को भी लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हारप्लांडू में, और आइए जानते हैं सब्जी फसल की जैविक खेती से होने वाले फ़ायदे के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बीके झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जी फसलों की जैविक खेती किस प्रकार से की जाए और इससे क्या लाभ हो सकता है। किसान भाइयों, खास करके जैविक कृषि आज के समय में बहुत ही मुनाफे वाली खेती हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जैविक खेती है क्या। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जैविक खेती हम किसे कहते हैं। जैविक खेती हमारी खेती की वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम कोई भी रासायनिक खाद या उर्वरक या हम कोई भी रासायनिक कीटनाशी या खरपतवारनाशी हम कोई या ग्रोथ नियामक या हम कोई भी चीज़ें उसमें जो है हम नहीं डालते हैं। और उसके एवज में हम सब पूर्णतः जैविक जो होती है हमारी कार्बनिक खादें, जैविक हमारी कीटनाशी या जैविक फफूंदनाशी, तो इन सब का हम प्रयोग करते हैं। चाहे वो हम बीजोपचार भी करते हैं तो उसमें हम उसकी अपनी हमारी जैविक विधि होती है। तो इस प्रकार जो हम फसलें करते हैं उससे क्या होती है, हमारी एक तो हमारी मिट्टी की संरक्षण और हमारी जो उसकी उपजाऊपन है वो बनी रहती है। दूसरी क्या है कि जो हमारा फसल उत्पाद आता है, हमारी सब्जियां जो उत्पादित होकर आती हैं उस पर गुणवत्ता अच्छी होती है, रसायन मुक्त होता है और इसका जो हमारे शरीर मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और जो हम रासायनिक खादों रासायनिक का हम इस्तेमाल नहीं करते उससे हमारी जो वायुमंडल है वो भी हमारी जो है वो प्रदूषण होने से बच जाती है। तो इस तरह से जैविक कृषि, और सबसे बड़ी बात क्या है, जैविक कृषि के उत्पाद की बाजार भाव भी अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो उसकी मांगे भी बढ़ी हैं और इसके जो उपज की जो कीमत होती है किसान भाइयों वो भी आपको अधिक मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल कोई एक जैविक खाद डाल देने से जैविक खेती नहीं हो जाती है। इसमें बीज उपचार से लेकर अलग अलग चरण में जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करना होता है। किसान भाइयों, खास करके जैसे जैविक कृषि की बात होती है तो किसान भाइयों में अक्सर हाँ यह होता है कि मैंने कोई भी एक जैविक चीज़ हो, जैसे मैंने जैविक खाद डाल दी तो मैं जैविक कृषि कर रहा हूँ। तो ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैविक कृषि की एक अपने सिद्धांत हैं। तो खास करके जैसे आप जैविक खेती सब्जियों में करने जा रहे होते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें जो आवश्यकता पड़ती है, एक तो हमारे भूमि में हमारी रासायनिक की जगह हमें जैविक जो है हमें खादों को डालना है। तो उसमें जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट हो गई या हम हरी खाद जैसे कि हमारी जो कुछ जैसे सेनाएँ हैं या ग्लिसराइडा है तो इसको हम सब, या सूप बबूल है, हम सब सब्जियों की बुआई से पहले इसको खेत में हरी खाद के रूप में डाल देते हैं। या फिर जब हम इसको जीवाणु हमारे खादें हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम जैविक का जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसान भाइयों, आपको जैसे सड़ी हुई गोबरी खाद है तो आप जैसे यह अपने खेतों में आप डालते हैं तो इसमें आप देखेंगे जब आप 1 टन सड़ी हुई गोबरी खाद डालते हैं तो कम से कम उससे आपको 5 से 8 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता है, 3 से 3.5 किलोग्राम आपको फॉस्फोरस मिलता है, 2 से 8 किलोग्राम जो है आपको उसमें पोटाश मिलती है। वैसी प्रकार जैसे आप फसल चक्र में आप दलहनी आप जैसे सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें खास कर जैसे आप लोबिया है, सोयाबीन है, तो इन सब की जो आप अपने सब्जी फसल चक्र में अपनाते हैं तो जैसे कि आप इन फसलों को लेते हैं तो कम से कम 40 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर आपके वो मिट्टी में समाहित होती है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। तो इस तरह से जो है इसमें कई तत्व हैं। जैसे आप अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसमें लगभग आपका 0.5 से 0.8% जो होता है नाइट्रोजन होता है, करीब आपका 0.5 से 0.6% जो होता है फॉस्फोरस होता है, करीब 0.8 के आसपास पोटाश होती है। तो यह सभी चीज़ें क्या होती है कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाती है और साथ में जैसे कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इसमें जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि राइजोबियम कल्चर सब्जी की जैविक खेती में काफी कारगर साबित होते हैं। निश्चित तौर पे जैसे किसान भाइयों, आप अगर बीज उपचार कर रहे हैं तो बीजामृत से भी आप उपचारित कर सकते हैं। तो बीजामृत में जैसे क्या होता है कि आप 5 लीटर जो है आप पानी लें, उसमें आप 1.25 किलो शुद्ध देशी की ताज़ा गोबर लें, उस गाय की पेशाब लें 1.25 लीटर और उसमें करीब 2.5 ग्राम जो है 12.5 ग्राम जो है वो उसमें आप एग्रीकल्चर लाइम मिलाएं। तो इससे जो बीजोपचारित होती है, जो हम लोगों ने अनुसंधान किया है, इससे क्या होती है अंकुरण क्षमता भी बढ़ जाती है और जो हमारी नर्सरी में जो पौधशाला तैयार होते हैं वो आपको जल्दी भी तैयार हो जाते हैं। और जैसे अन्य विधि हैं जैसे जीवाणु खाद का ये करने का, जैसे कि राइजोबियम है,
तो राइजोबियम कल्चर भी जो है, जैसे आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है, तो इसमें क्या है, जैसे कि आप अगर उसमें 250 ग्राम गुड़ ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर ले लें, इसको आप उबाल करके फिर ठंडा कर लें, फिर जो बीज हैं उससे आप इसको उपचारित करके छायादार जगह में रख लें, फिर इसको जो आप बुआई करते हैं तो उससे क्या होती है कि आपकी फसल की जो है उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और उत्पादन भी आपका जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आप राइजोबियम कल्चर को आप भूमि में भी आप उपचार कर सकते हैं, जैसे कि आपकी उसमें सरीवी गोबरी खाद है, तो उसमें क्या है कि आप 2-2.5 किलो आप इसमें राइजोबियम कल्चर ले लें और उसको फिर उसमें मिट्टी भी 25 किलो लेके फिर उसको तुरंत मिला दें और 2-3 परतें उसको मिलाने के बाद फिर आप इसको अपने तैयार खेतों में डालें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी में जो है हमारे जीवाणु चले जाते हैं, तो वह जो है वो आपको पौष्टिकता जो बढ़ा देती है। खास करके बहुत ऐसे आपको जैविक खाद भी आ गए हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर है, जोसोप्रिलियम है, या जैसे कि ये सब क्या होती है, जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो अघुलनशील हो जाती है उसको एक घुलनशील बनाती है और पौधों को उपलब्ध कराती है। सब्जी की जैविक खेती के लिए बुआई से पूर्व खेतों की तैयारी बहुत अहम है। ऐसे में किसानों को जरूरी बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सर, अगर हमारे किसान भाई जैविक तरीके से सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो बुआई से पूर्व वो खेत की तैयारी किस तरह से करें और किन किन बातों का ध्यान रखें? निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा कि जैसे आप खासकर जब आप जैविक कृषि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं किसान भाइयों, तो जैसे कि इसमें जैविक प्रमाणीकरण भी होता है, तो इसमें आप जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें आप रासायनिक कोई भी खाद ना डालें और उसमें जैसे मैंने कहा कि सरीवी गोबरी खाद अच्छी तरह से खेत को तैयार सरीवी गोबरी खाद डालें। आप उसमें जैसे कि आप सब्जियों की खेती ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप कम से कम जैसे 20 से 25 क्विंटल की जो है वर्मी कंपोस्ट की मात्रा जो आप उसमें इस्तेमाल करें, जैसे FIM यूज़ करते हैं तो 15 से 20 टन आप इसकी इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप कर रहे होते हैं, तो इसमें आप यह करें जब आप खेती जैविक कृषि की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे जैसे कि आप अगर पूर्व में डाले हुए हैं रासायनिक खादों, तो यह जो आप डालते हैं तो यह जब लगभग 2 से तीसरे साल के बाद इसकी जो रासायनिक की जो मात्रा है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी और आपको सिर्फ कार्बनिक खादों का ही रहेगा। जब आप प्रमाणीकरण के लिए जाएंगे तो आपकी जो फसल उत्पाद है वो जैविक प्रमाणीकरण, जैसे हमारी अपीडा भारत सरकारी संस्था है, तो उसके द्वारा जैसे बहुत सी एजेंसियां जो इसको प्रमाणीकरण करती हैं, तो उसमें आपको इसका बिल्कुल ही जैविक प्रमाणीकरण में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से रासायनिक की जगह पे आप जैविक खादों का इस्तेमाल करें और साथ में जैसे इसमें विधियां होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि खरपतवारनाशी आप इस्तेमाल ना करें, तो खरपतवारनाशी में जैसे कि आप फसल अवशेष का इस्तेमाल करें और फसलों में जैसे कि आप फसल अवशेष को जो है वो उसको आप बिछा दें, तो क्या होती है जो खरपतवार आते हैं तो वो आपको नहीं आएंगे। और ख़ास करके जैसे कि इसमें जैविक विधि से हमारी कीटनाशी या फफूंदनाशी जो हमारी जो कीटें आती हैं या फफूंदें आती हैं तो उसको भी नियंत्रण करने की विधियां होती हैं, जो कि आप उसको अच्छे ढंग से आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे तसर खाद पौधों की कटाई छटाई एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि अगर हम पौधों की कटाई छटाई समय समय पर करेंगे तो पौधे काफ़ी अच्छे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर तसर खाद पौधों की कटाई छटाई आप समय समय पर करते रहेंगे तो इससे आपको आने वाले समय में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं कि तसर खाद पौधों की कटाई छटाई कैसे करें अथवा उनमें क्या क्या चीज़ों की ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि तसर खाद्य पदार्थों की कटाई छटाई एवं उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि तसर खाद्य पदार्थों की जो कटाई छटाई है वो किस प्रकार से किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तसर के खाद्य पौधों में हमारे 2 तरह के पौधे आते हैं। एक तो है अर्जुन आसन, जिसमें हम व्यावसायिक तरीके से जिसका हम उपयोग करते हैं। तो इसका कटाई छटाई अगर हम देखेंगे तो पहला तो है कि जनवरी फरवरी का महीना जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, यह इस समय का महीने में हम खाद्य पौधों की देखभाल के लिए क्या करते हैं कि पहले हम खाद्य पदार्थ का जो प्रक्षेत्र है उसकी साफ़ सफाई का काम करते हैं। इसके बाद मार्च अप्रैल के महीने में हम इसकी कटाई छटाई का काम करते हैं। कटाई छटाई में 2 तरह का चीज़ होता है, एक प्रूनिंग जिसको हम कहते हैं, एक पोलाइडिंग होता है, जिसमें हम दो तरह के बागान तैयार करते हैं। एक तो चाकी बागान तैयार करते हैं, जिसमें चाकी बागान में क्या करते हैं कि छोटे पौधे जब होते हैं हमारे, तो उनको
छोटे कीट होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनके सेवन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे पौधे जो कि बहुत ही उनकी पत्ती जो है बहुत उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। तो उसमें हम पौधों की कटाई 3 फीट पे करते हैं, जिसको हम चाकी बागान कहते हैं। तो चाकी बागान तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि अप्रैल मई के महीनों में हम पौधों की कटाई 3 फीट के ऊपर से कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमको नई पत्तियां उसमें आती हैं, कोमल पत्तियां। और जब जुलाई के महीने में हमारा तसर कीट जब उस तितली से अंडा प्राप्त होता है, अंडे से जब हमारा छोटा कीट निकलता है, उसके लिए बहुत उपयुक्त होता है, जो कि कीट के प्रथम एवं द्वितीय अवस्था के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है कटाई छटाई का काम हम करते हैं लेट एज रेयरिंग के लिए कटाई छटाई का कार्य, जिसमें हम 4 फीट की ऊंचाई पे पौधों की कटाई करते हैं, ऊपर से प्रूनिंग करते हैं, पोलाइडिंग करते हैं। इससे लाभ क्या होता है कि हमको यूनिफॉर्म पत्तियां मिलती हैं, क्योंकि हमको अलग अलग मेच्योर, सेमी मेच्योर एंड ज़्यादा मेच्योर अगर पत्तियां मिलेंगी तो उससे क्या होता है कि हमारे कीट को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हम एक रूपता रहती है पत्तियों में, तो इसीलिए हम कटाई छटाई का काम करते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से कटाई छटाई किया जाता है और कितनी अवस्था में करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन ये हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इसका कोई समय अवधि होता है कटाई छटाई का? यस, किसान भाइयों, अगर आपको पौधे की कटाई छटाई का काम करना है तो सबसे उपयुक्त महीना है मार्च अप्रैल का महीना। मार्च से अप्रैल का महीना अगर आप प्रथम क्रॉप के लिए करना चाहते हैं कटाई छटाई तसर कीट पालन के प्रथम क्रॉप के लिए, तो निश्चित रूप से आप मार्च के महीने में करें। अगर द्वितीय क्रॉप के लिए करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अप्रैल महीने तक इसके कटाई छटाई का कार्य पूरा कर दें। और जैसे कि जो तसर की जो कीट है उसकी भी जो अवस्था है, तो क्या उसकी अवस्था के अनुसार भी कीट प्रबंधन में मतलब ये पौधे का जो प्रबंधन है वो महत्वपूर्ण रखता है? निश्चित रूप से जब हमारे कीट छोटी अवस्था में होते हैं, विशेषकर प्रथम और द्वितीय अवस्था के लिए, तो उनको जो आवश्यकता होती है वो ऐसे पत्ती की आवश्यकता होती है जो कि मुलायम हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए एक चाकी बागान तैयार करते हैं, जिसमें 3 फीट की ऊंचाई पे हम पौधों की कटाई छटाई का काम करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमको कोमल पत्तियां उसके लिए मिल जाती है। लेकिन जब लेट एज रेयरिंग होती है, लेट एज रेयरिंग जिसमें हम तृतीय चतुर्थ पाँचवीं अवस्था, विशेषकर चौथी और 5वीं अवस्था के लिए जो कीट होते हैं उसमें हमको मेच्योर पत्ती की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम कटाई छटाई 5 फीट पे करते हैं, और वो कटाई छटाई का काम अप्रैल महीने में निश्चित रूप से कर देते हैं। इसके साथ ही जैसा कि आज का विषय है कटाई छटाई एवं प्रबंधन, अगर हम पौधे को इनपुट नहीं देंगे, पौधे में अगर हम अच्छा पोषण नहीं देंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट प्रति पौधे 2 किलो की दर से हर पौधे में देते हैं। और इसका सबसे उपयुक्त समय होता है कि बरसात या प्रथम मानसून के पहले हम पौधों में 2 केजी प्रति पौधों की दर से हम उसका प्रयोग करें, जिसमें हमको विशेषकर वर्मी कंपोस्ट या गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है, पत्तियां अच्छी होती हैं और किसान भाइयों को लाभ होता है। अच्छा, अगर सिंचाई की बात की जाए तो क्या सिंचाई इसके लिए उपयुक्त होता है? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि तसर खाद्य पौधों की जो सिंचाई का कार्य हम नहीं करते हैं, क्योंकि यह वर्षा आधारित एक रोजगार है किसान भाइयों के लिए, और ऐसी ही ज़मीन में तसर का कीट पालन किया जाता है जो कि खेती के लिए बहुत उपयुक्त न हो। तो इसमें है कि आम के दाम गुठलियों के दाम जैसे है, तो ऐसी बंजर भूमि, ऐसी अनुपयोगी भूमि, उसमें हम तसर के खाद्य पौधे लगाते हैं, और उसमें वर्षा आधारित जो वर्षा होती है उसी वर्षा से आधारित हम पानी का उपयोग करके ही संचय करते हैं, और वह हमारे तसर कीट के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। जैसा आप जानते हैं कि तसर कीट पालन जो प्रारंभ होता है वो जुलाई के महीने से प्रारंभ होता है। तो जुलाई से आराम से प्रथम क्रॉप प्रारंभ होकर के जुलाई अगस्त तक पूरा हो जाता है, और फिर अक्टूबर नवंबर हमारी द्वितीय क्रॉप शुरू होती है। तो इस दौरान प्रायः बरसात होती रहती है, इसलिए हमारे पौधों की पत्तियों को काफ़ी मात्रा में पानी मिल जाता है, जिससे उनको पानी के कारण कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपने थोड़ी देर पहले चाकी बागान की कुछ जिक्र किया था, वो क्या है? चाकी बागान क्या है कि जब हमारे पौधे जो है, चाकी बागान क्या होता है कि जब हमारे प्रथम द्वितीय अवस्था के कीट होते हैं और ये कीट काफ़ी छोटे होते हैं, उस दौरान उनकी ज़्यादा केयर की हमको आवश्यकता होती है, उनके ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि छोटे 3 फीट की ऊंचाई में पौधों को काट करके उसको हम जब पत्तियां आती हैं तो उसको हम नायलॉन नेट से ढक देते हैं। नायलॉन नेट से ढकने का क्या लाभ है कि उसमें ज़्यादा वर्षा
का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तेज़ हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा और तमाम तरह के ऐसे हानिकारक कीट होते हैं जो हमारे तसर के रेशम कीट को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कीटों से भी हमारे तसर कीट को नुकसान नहीं पहुंचता है, जिससे शुरू की अवस्था में जो किसान भाइयों जो नुकसान होता है 15 से 20% जो आपका नुकसान हो जाता है, उसको आप चाकी बगान और ख़ासकर नायलॉन नेट की मदद से आप बचा सकते हैं। जिससे क्या होगा, चाकी कीट अगर आपका बचेगा तो आगे आने वाले दिनों में आपके प्रोडक्शन में भी 15 से 20% की वृद्धि होगी, आपको ज़्यादा क्वेश्चन का उत्पादन होगा और आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे कटाई छटाई से संबंधित? किसान भाइयों, हम यही कहना चाहेंगे कि इस समय पे जो महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी का महीना, इसके बाद जो समय आएगा मार्च अप्रैल का महीना, उसमें निश्चित रूप से आप पौधों की कटाई छटाई का काम करें। जिसमें 2 तरह का कटाई छटाई का कार्य किया जाता है। एक तो है उसके टहनियों को हम काट देते हैं, दूसरा है प्रूनिंग करते हैं, जिसमें उसके ब्रांचेस को हम कट करके 4 फीट के आधार पर उसको हटा देते हैं। तो किसान भाई, निश्चित रूप से अगर आपको अच्छा से अच्छा कोसा का उत्पादन चाहिए, अच्छी उपज चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कटाई छटाई एवं प्रबंधन का कार्य, जिसमें उर्वरकों का प्रयोग करना है, निश्चित रूप से करें और मार्च अप्रैल के महीने में निश्चित रूप से कटाई छटाई का काम संपन्न कर लें। और पौधों के मेंटेन के लिए आप चूना, उसके 3 फीट की ऊंचाई तक लगभग चूना का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि दूसरे जो हानिकारक दीमक इत्यादि जो कीट होते हैं उससे उनका नुकसान नहीं होगा और पौधे काफ़ी अच्छे कंडीशन में होंगे। और पौधे जब अच्छे कंडीशन में होंगे तो पत्तियाँ अच्छी आएंगी, पत्तियाँ अच्छी आएंगी तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। किसान भाइयों, अभी आपने देखा तसर खाद पौधों की कटाई छटाई एवं प्रबंधन और साथ ही आपने देखा सब्जी फसलों की जैविक खेती से लाभ। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुंचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।